अपने पूर्वजों के लिए अपने हथेली के तीनों भाग से 3-3 बार आप जल चढ़ा दें, उनको याद करें और प्रार्थना करें कि आप तृप्त हो। हे देवतागण, आप तृप्त हो। हे सिद्धगण, आप तृप्त हो। हे पूर्वजन, आप सिद्ध हो, आप तृप्त हो। बस इसी को तर्पण कहते हैं। मुश्किल से 5 मिनट लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये आपने करना चाहिए। और जैसे आज मैं संध्या में बता रहा हूं, संध्या के समय में उनकी कथाओं को याद करना चाहिए। घर के सभी परिवारजन बैठ करके हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। तो पूर्वजों में कैसे पूर्वज को याद करना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं कि जो इस राष्ट्र के, इस देश के, इस संस्कृति के महान पुरोधा रहे हैं, जो महान आप्त पुरुष रहे हैं, उनको याद करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि केवल अपने दादाजी को याद करो, अपने परदादा को याद करो, ऐसा नहीं। वो पूर्वज भी हमारे ही पूर्वज हैं। तो जिनको याद करना चाहिए, जिनके आशीर्वाद से हम पुष्पित पल्लवित हुए। अब सबके दादाजी तो इतने महान नहीं है, तो हमारे पूर्वज जो योगी गण हैं, वो निश्चित रूप से महान है। हम योगियों के संतान हैं, ऋषियों के संतान हैं। तो हमें इन दिनों अपने ऋषि गणों का, अपने पूर्वज जो महान योगी महात्मा रहे हैं, उनको याद करना चाहिए। और श्राद्ध के दिन में, संध्या के टाइम में उनको याद करने से उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता है। उनके आशीर्वाद से हम पुष्पित पल्लवित होते हैं। आज जो कथा हम कहने वाले हैं, ये कथा 15वीं शताब्दी की शुरुआत की है। लगभग 600 साल पहले की बात है। और 600 साल पहले आचार्य सर्वानंद की कथा, जो पूरे बंगाल में बड़े सुप्रसिद्ध हैं। आचार्य सर्वानंद की मूर्तियां आप कोलकाता में भी देख सकते हैं, आसाम में भी देख सकते हैं, त्रिपुरा में भी देख सकते हैं, और बांग्लादेश में भी यत्र तत्र उनकी मूर्तियां और उनके आश्रम देखे जा सकते हैं। ऐसे महान योगी, और चूंकि मेरे भी गुरु परंपरा में वो आते हैं, और कहीं ना कहीं मैं यूं कहूं कि वो मेरे 10 गुरु ऊपर 10वें गुरु हैं। तो मैं अपने गुरु को, 10वें गुरु को भी प्रणाम करके ये आज का कार्यक्रम मैं प्रारंभ करता हूं। तंत्राचार्य महाआचार्य सर्वानंद जी, आपको मैं ले चलता हूं त्रिपुरा के एक छोटे से गांव का, जिसका नाम है मेहार। त्रिपुरा आप सभी जानते हो, त्रिपुरा हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। और त्रिपुर महासुंदरी, त्रिपुर सुंदरी के नाम से त्रिपुरा पड़ा है। त्रिपुरा जो नाम है, वो 10 महाविद्या के त्रिपुर सुंदरी के नाम से पड़ा है। तो उसी त्रिपुरा जिले का एक छोटा सा जनपद है, जिसका नाम है मेहार। आज भी है, आज भी मेहार बहुत प्रसिद्ध है। बहुत लोग वहां पर सर्वानंद जी के आश्रम, मूल आश्रम के दर्शन के लिए मेहार जाते हैं। अब वो मेहार तीर्थ जैसा है। किसी समय में इसके, ये 15वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की बात है, स्टार्टिंग ऑफ 15th सेंचुरी। उसमें एक जमींदार होते थे, उनका नाम था श्री जटाधर। जटाधर के पिता का नाम था शिवानंद। पर जटाधर बड़े आशीर्वाद से पैदा लिए थे, लेकिन उस उनमें, जटाधर में एक रौब था, एक शासन करने की प्रवृत्ति थी। और वो बहुत चाल चलन में बड़े रौबदार थे, बड़े नवाब थे, और बादशाह की तरह शान रखते थे। पूरे इलाके में सब लोग उनको मालिक या साहब इस तरह से बुलाते थे, और राजा साहब बुलाते थे, और उनके दरबार भी लगती थी। वैसे कोई मतलब रिक्रूटेड राजा नहीं थे वो, लेकिन उस पूरे जनपद में वो वो राजा बन गए थे।
के पराशर जी सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाथ रेज कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं पराशर जी। पराशर जी सवाल पूछना चाह रहे हैं कुछ। मैं अपने होस्ट फाल्गुनी जी को रिक्वेस्ट करूंगा यदि कोई पूछना चाहे। गुरुजी, मुझे लगता है ये मिस्टेकनली हो गया है। मैं पर्सनली बात करती हूँ उनसे। हम्म। वैसे ये सवाल जवाब वाली अ, सीरीज नहीं है। ये तो कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको। ये कोई सवाल जवाब जैसा कोई सत्र नहीं है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई बहुत पहेली जैसी कोई बात, बड़े आराम से कथा करके अपने पूर्वजों को याद करने जैसी बात है। तो उम्मीद है कि इसमें प्रश्न बनेंगे, पर फिर भी शायद मेरी भाषा उतनी स्पष्ट ना हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वो नित्य दरबार लगाते थे। अच्छा, उस वक्त भारत में लोदी वंश का शासन खत्म हो रहा था और सैयद वंश का शासन शुरू हो रहा था। अगर आप लोग को थोड़ा सा इतिहास का मालूम है, तो दिल्ली सल्तनत में 13वीं 14वीं शताब्दी में लोदी वंश और सैयद वंश आया था। ये गुलाम वंश के शासक हुआ करते थे, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाए। पर चलिए, दिल्ली के सल्तनत से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट आपको एक 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 जानकारी दी है कि उस वक्त दिल्ली में क्या था। लेकिन यहाँ पर वो जटाधर का शासन था। यहाँ पे जटाधर अपनी अपना शासन चलाते थे। वो लोगों के झगड़ों का भी समाधान करते थे। जो लोकल छोटी मोटी मुश्किलें हैं उसका समाधान करते थे। विद्वानों का यहाँ पर एक संगोष्ठी होता था जिसमें शास्त्रार्थ होता था। विद्वान अपनी कविता पढ़ते थे, विद्वत चर्चा होती थी, और सभी लोग आकर के बैठ करके और उस दरबार का आनंद लेते थे। और धीरे धीरे इनका प्रशासन इतना शानदार होता गया कि ये पूरे जनपद में, पूरे बिहार जनपद में जटाधर का नाम हो गया। और जटाधर बड़े फेमस हो गए। जाने अनजाने लोग इनको राजा मानने लगे, और वो राजा हो भी गए, जनप्रिय होते गए। लेकिन वो जैसे जैसे जनप्रिय होते गए, वैसे वैसे उनके अंदर रौब और अहंकार वैसे वैसे विकसित होता चला गया। 14 जनवरी 1900, ये 1426 ईस्वी की हम आपको कहानी सुना रहे हैं। मकर संक्रांति का दिन था, शुक्रवार और अमावस्या तिथि थी। और दास वंश के कुल दीपक, ये इसको दास वंश इसलिए कहते हैं कि उन दिनों गुलाम वंश, दास वंश ऐसे करके बड़ी प्रचलन थी। तो दास वंश के कुल दीपक जटाधर दरबार में आए, और वो देखते हैं कि जो हमारे दरबार का सबसे महान पंडित है वो नहीं आए हैं। सभी लोग आ रहे हैं, पर वाणेश्वर भट्ट नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बंगाल में लोग भट्ट टैटू लगाते हैं, और आचार्य लग जाने के कारण भट्ट आचार्य यानी भट्टाचार्य हो जाता है वो। तो अभी भी आप लोग देखते होंगे, बंगाल के लोग, बंगाली लोग भट्टाचार्य, है ना, ये लगाते हैं। ये भट्ट ब्राह्मण होते हैं, ऐसे जो बहुत विशिष्ट ज्ञानी लोग हैं। तो वाणेश्वर भट्टाचार्य नहीं आए हैं। वो बार बार पूछ रहे थे, क्योंकि वो उस दरबार के सबसे बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं आए हैं, तो पता चला कि आ, उनकी जगह पर उनका छोटा भाई शंभुनाथ, मतलब उनका छोटा भाई आया हुआ है। नॉर्मली जो वाणेश्वर भट्ट थे, वो खुद आते थे अपने छोटे भाई को, जो उनका छोटा भाई सर्वानंद था, उसको नहीं भेजते थे। सर्वानंद बचपन से बड़ा सीधा साधा भोला भाला, उसको कोई ज्ञान नहीं, एकदम उसको लोग मूर्ख बोल के चिढ़ाते थे। ऑल्दो मूर्ख नहीं था,
सीधा साधा था वो, किसी चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था, और ना उसको पंडिताई आती थी, ना उसको पांचांग देखना आता था। तो वो सबसे बचा फिरता रहता था। वो ना पढ़ने लिखने में रुचि था उसका, ना ही कोई पांडित्य और किसी यंत्र तंत्र मंत्र में कोई रुचि था। तो सर्वानंद बेचारा चुपचाप से रहता था। तो जब इसके माँ बाप ने देखा कि भाई ये बहुत पढ़ने लिखने में नहीं अच्छा है, तो किसी ने कहा कि अरे इसकी जल्दी शादी करो तब इसका बुद्धि खुलेगा। तो उसकी बचपने में लोगों ने शादी कर दी। शादी कर दी बचपने में, तो तब भी बुद्धि नहीं खुला। उसका एक बेटा भी हुआ, तब भी बुद्धि उसका नहीं खुला। लेकिन अब ये कथा आपको जहां पे ले जा रहे हैं वो क्लाइमैक्स है। वहां पर सर्वानंद को एक बहुत बड़ा आघात होता है। होता क्या है कि सर्वानंद अपने बड़े भाई की जगह पे वहां पे चले जाते हैं। तो उनको वहां पे देख करके जटाधर के को क्रोध आ गया। बोला कि भाई, तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं आया, तुम कैसे आ गए? तो पीछे वो कहते हैं पता नहीं भट्टाचार्य के वंश में ऐसा मूढ़ व्यक्ति कैसे आ गया। उसने फिर भी पूछा, भाई आगमाचार्य तुम्हारे बड़े भाई कहाँ रह गए? तो सर्वानंद कहते हैं कि आज भाई साहब नहीं आ सकेंगे, वो यही कहने के लिए उन्होंने भेजा है। तो वो पार्षद बैठा के रखते थे जटाधर, मंत्री अमात्य और पार्षद उनके इर्द गिर्द बैठते थे। तो पार्षद में से किसी ने पूछा, क्या उनके स्थान पर आज तुम कार्य करोगे? अच्छा, घर से निकलते समय उसके बड़े भाई ने समझाया था कि सर्वानंद, तुम ज्यादा बोलना नहीं वहां पे, और ज्यादा ठहरना नहीं, बस ये बोल करके कि वो नहीं आएंगे तुम चले आना। और चक्कर क्या था कि इस ये करने के लिए उन्होंने अपने वो उसके बेटे को भी साथ में भेज दिया कि इसका बेटा साथ में रहेगा, तो ये ज्यादा बोलेगा नहीं, जल्दी चला आएगा, भाग के चला आएगा। ये ढीला ढाला आदमी है, वो अपनी मूर्खता का कोई प्रदर्शन ना कर दे, जगत हंसाई ना कर दे। तो साथ में उसका बेटा भी भेज दिया। तो अब ये दरबार में उसकी मखौल उड़ाना, लोग ने उसकी हंसी उड़ानी शुरू करी। तो एक ने बोला कि क्या तुम उसके स्थान पे तुम आज कार्य करोगे? और एक दरबारी कहता है, पंडित जी के भाई भले ही बेवकूफ हो, पर आगे चल के पंडित वंश का प्रभाव पड़ेगा, कुछ लोगों को देर में बुद्धि आती है। तरह तरह की लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि नहीं, आज इनको जरूर कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ होगा, तभी आए होंगे। अरे महाकवि कालिदास भी तो कभी मूर्ख ही थे, तो बचपन में मूर्ख ही थे, लेकिन बाद में चलकर विश्व प्रसिद्ध हुए। तो ये सब चर्चा देख करके जटाधर बोलते हैं, अच्छा इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है, भट्टाचार्य परिवार का लड़का है, तो कम से कम पांचांग तो जानता होगा। जो जो नक्षत्र तिथि वार, इसकी तो बात होती होगी। तो उन्होंने पूछ दिया कि बताओ भाई, आज कौन सी तिथि है? तुम नक्षत्र तो न बता पाओगे, पर तिथि बता दो, आज कौन सी तिथि है। अच्छा, इतना जो बहस हो रहा था ना, तो सर्वानंद बेचारा एकदम घबरा गया था, वो डर गया था। डर की वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, और अनजाने में उसके मुख से निकल गया पूर्णिमा। ठीक है, कोई पूर्णिमा ने था नहीं, लेकिन उसके मुंह से निकल गया। वो अमावस्या का दिन था बल्कि, और वो अभी मैंने बताया ना 14 जनवरी अमावस्या का दिन था, और इनके मुंह से निकल गया पूर्णिमा। और ये सुनना था कि सब लोग अट्टहास करके हंसने लगे, और जो है सब लोग उनकी बातों की मूर्ख बनाने लगे। इतने में जो जटाधर क्रोध से तीखे स्वर में बोले, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया। बोले कि जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, भट्टाचार्य वंश के तुम कलंक हो। जिसे तिथि नक्षत्र का ज्ञान नहीं, वो क्या पंडिताई करेगा? भविष्य में तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। और ये सब सुनना था कि उसका बेटा जो है बेचारा भागा भागा पहले ही घर आया, और घर जाकर के ये सारी बात बताया। घर में भी सब लोग परेशान हो गए, और उसकी
उसकी वाइफ भी बहुत परेशान हो गई, और वो घर जा करके उल्टा और भी डांट खाया। एक तो वहां पे जलील हुआ ही, वहां पे तो फुलटूस बेइज्जती उसकी हुई, उधर घर भी लौटा तो घर में भी जो है भाई भी ताने रहे, तेरे को रुकने की क्या जरूरत थी, वहां पे खड़े आंसर करने की, तुम नहीं आता था तुम नहीं बता देते कि मुझे नहीं आता है। वो सब लोग और घर में उसको सुनाने लगे। ये इतना सुनने सुनाने में वो बेचारा घर से बाहर निकल गया। वो कुछ बहाने करके बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और उदास होकर के वो घर से बाहर निकल गया। अच्छा, अभी इस स्टोरी को थोड़ा सा रोक के थोड़ा सा हम बैकग्राउंड और आप लोग को बता दें, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा इनकी कहानी में। इन इनके यहाँ पे एक पूर्णानंद नाम का एक नौकर हुआ करता था, ठीक है। और ये इसका नौकर इसके दादाजी के जमाने का था, मतलब इनके दादाजी के टाइम का वो नौकर था। दादाजी ने इसके दादाजी भी बड़े विद्वान थे, बड़े प्रकांड पंडित थे, और उन्होंने इसको दीक्षा दी थी, और ये घर का सेवक बन गया था, और ये घर की सेवा करता था। और चूंकि दादाजी तो समाधिस्थ हो जाते थे, तो घर का देख रेख यही करता था, और बहुत सेवा भाव से, एक सेवक भाव की तरह घर में। अब दो भाई हुए, बड़े भाई विद्वान, नहीं उसके उनके फिर इनके फिर बेटे हुए, तो बेटे और पोतों का यही ख्याल रखते थे दादाजी की तरह। तो उम्र में सबसे बड़े थे पूर्णानंद, लेकिन वो दो पीढ़ी का सेवा करते थे वो, एक तरह से सर्वानंद तीसरी पीढ़ी हो गई, और सर्वानंद का बेटा चौथा पीढ़ी हो गया। उतने बुजुर्ग आदमी थे पूर्णानंद। तो उस समय पूर्णानंद घर में नहीं थे जब इसकी बेइज्जती हुई थी, पूर्णानंद घर में नहीं हुए थे, कहीं गांव में गए थे। वो बेचारे लौट के आते हैं तो पता लगता है कि सर्वानंद घर में है नहीं। पूछने पर पता लगा कि अरे वो तो सुबह गया था, दरबार में बेइज्जती हुई उसकी, उसके बाद न सुबह का खाना खाया न दिन का खाना खाया, शाम होने को है। और वो बेचारे उसके पीछे दौड़ के वो गए कि क्या होगा। वो सर्वानंद को बहुत प्यार करते थे, वो उसको गोद में खिलाए थे, भले ही घर के नौकर थे, लेकिन उनको वो गोद में खिलाए थे और बहुत प्यार करते थे। और एक बहुत बड़ा रहस्य था जो सिर्फ पूर्णानंद जानते थे, और कोई नहीं जानता था। और वो रहस्य था कि जब सर्वानंद जी के दादाजी अपना प्राण छोड़ रहे थे, या जब उनको, चलो मैं थोड़ा सा सर्वानंद जी की दादाजी की कहानी सुनाता हूं, क्योंकि सर्वानंद जी की दादाजी की कहानी भी पैरेलली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो, उनका नाम था वासुदेव, वासुदेव भट्ट, वासुदेव भट्टाचार्य। वासुदेव भट्टाचार्य अपने इलाके के बड़े विद्वान हुए। ये सर्वानंद जी की मैं दादाजी की कहानी सुना रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, सर्वानंद जी के दादाजी की कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। तो सर्वानंद जी के दादाजी जो थे उनका नाम था वसुदेव। वो देवी के बड़े साधक थे, बड़ी साधना करते 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 एक दिन उनको एक, समझो अंदर से देवी की वाणी सुनाई पड़ी, और स्वयं देवी ने कहा कि मेहार नाम के गांव में तुम्हारे ही कोई वंश का व्यक्ति महान साधक होगा, और वो न सिर्फ आदि महाशक्ति को प्रकट करेगा, बल्कि अपने पूर्वजों का भी वो त्राण करेगा। तो उस वक्त वो पहले वर्धमान नाम का एक जगह है पश्चिम बंगाल में, उधर रहते थे। तो वहां से वो खोजने गई है, उनको पता है, और बिहार त्रिपुरा में है। तो उस वक्त तो इतना मीडिया नहीं था ना, लोग खोज के चले जाए। अब मेहार जैसा गांव इधर, वर्धमान मेहार बहुत दूर है, तो वो आसपास बहुत पता किए, तो उनको मेहार का पता नहीं चला, और वो काफी दुखी थे। तो एक बार वो कामाख्या देवी का दर्शन करने गए आसाम में। तो उस वक्त मेहार का एक व्यक्ति शिवानंद, यही जो जटाधर है, अभी जो हम बता रहे थे ना, जटाधर नवाब, उसी का पिता शिवानंद नाम था उसका। तो जो ये नवाब साहब थे, उनके पिताजी वहां पर उनसे मिले, ये सर्वानंद के दादाजी से। और सर्वानंद के दादाजी पूछे, वो वहां पे ध्यानस्थ थे,
कामाख्या देवी में। तो वो शिवानंद जी आकर पूछे कि आप तो बड़े ध्यानी ज्ञानी लगते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कुशल क्षेम पूछा, तो पूछे आप कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा मैं मेहार से हूँ। तो वो नाम सुन के उनके कान खड़े हो गए कि अरे, भगवती ने तो यही मेहार बताया था। तो वो बोले कि मैं तुम्हारे गांव जाना चाहता हूँ, तुम्हारे गांव जाकर के कुछ दिन वहां रहना चाहता हूँ, तो हमको ले चलोगे अपने गांव? तुम्हारे गांव में लोग मेरा स्वागत करेंगे। तो वो हाथ जोड़ लिया कि प्रभु, मेरे गांव में कोई भी विद्वान आप जैसा नहीं है, कोई भी योगी संत नहीं है। हमारे आपके आगमन से हमारे गांव में बड़ा बड़ा आनंद होगा। आपको लोग बहुत स्वागत करेंगे, और आप चलिए हमारे गांव। तो वो उसको अपने गांव में ले आए, सर्वानंद के दादाजी को। और सर्वानंद के इसको पुत्र नहीं होता था, तो इनको आशीर्वाद दिए कि जाओ, तेरा राजा जैसा वो पुत्र होगा। और उसी के आशीर्वाद से जटाधर पैदा लिया था। यही जटाधर जिसने इसके पोते का भी अभी अपमान किया ना, तो उसी के आशीर्वाद से जटाधर पैदा लिया। तो ये यहाँ पर जो है वो ये पूर्णानंद सोच रहा है मनी मन, जो नौकर है इसका, कि बताओ, सर्वानंद के दादाजी के प्रताप से ये जटाधर पैदा लिया है, ये जो नवाब है, राजा है, पैदा लिया है, ये उसके पोते का ही अपमान कर दिया, उसके पोते को ही इतना खरी खोटी सुना दिया। तो वो थोड़ा सा वो काफी बुरा भला बोल करके पूर्णानंद उसको खोजे जा रहा था कि, और अब मैं इधर की कहानी सुनाता हूँ। इधर सर्वानंद के साथ क्या हुआ। सर्वानंद बेचारे जा रहे थे, और अपने दुख और अपमान, वो सोचे कि अब आज हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वो एक ऐसी चोटी पे आ गए, वो सोचे यहां से कूद के मैं आत्महत्या कर लूं। तो जब वो आत्महत्या करने के लिए उस चोटी पे गए और आत्महत्या ही करने वाले थे, तभी भगवती की आवाज आई कि तुम इसलिए पैदा नहीं लिए, तुम अपना अध्ययन करो, अपना ज्ञान वर्धन करो, और तुम्हारी आगे की यात्रा बाकी है। और उस वक्त वो पीछे लौटे, और वो सोचे कि ठीक है, मैं अपना आसन बनाऊंगा और यही साधना करूंगा। तो पास में एक छोटा सा ताड़ का पेड़ था। ताड़ का पेड़ अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, इधर तो कम होता है, आपके दिल्ली राजस्थान की तरफ में तो कम होता है, लेकिन अगर साउथ इंडिया आप जाओगे या आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो ताड़ का पेड़ होता है, एक एक खजूर की तरह लंबा पतला बिल्कुल ऊंचा सा, और ऊपर ऊपर में बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जिसके वो हैंड फैन पहले होता था ना, हाथ से जो पंखा झलने वाला, तो वो ताड़ के पत्ते का बनता था। तो वो ऊपर ताड़ के पेड़ पे चढ़े, और पेड़ पे चढ़े तो वहां देखा कि अचानक से एक सांप निकल के आ गया। राइट, आप बताओ, ताड़ का पेड़ इतना ऊंचा लंबा है ना, उस पे वो ऊपर चढ़ा, वो एकदम ऊपर चढ़ गया, समझो कि 10-15 फीट ऊपर होगा। और ऊपर जो वो पत्ते तोड़ने लगा, तो उसमें से एक सांप ऐसे फन निकाल के निकल निकल के आ गया। अब इस मूर्ख बालक को तो कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं। इसने कहा कि इसने जल्दी से उसके सांप की गर्दन को पकड़ लिया, और सांप उसके हाथ में ऐसे लिपट गया। ये सोचा कि मैं सांप को जल्दी से मार दूंगा। तो जैसे सांप को ये मारा, तो सांप तो मर के नीचे गिर गया, और ये ताड़ के पत्ते को लेके ये नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा तो एक महात्मा खड़े थे वहां पर, एक साधु। और साधु ने सर्वानंद को बहुत तीखी नजर से देखा, और उन्हें पूछा क्या है, कैसे, तो पूरी कहानी बताई। तो वो बोले कि तुम्हारा अब उम्र बीत गया कि तुम शुरुआत से संस्कृत का एबीसीडी से शुरू करोगे, यानी अ आ ई से शुरू करोगे, और तुम विद्वान, अब तुम्हारा उम्र चला गया। अब तुम्हें ज्ञान मंत्रों से मिल सकता है। तो वो बोले मंत्रों से कैसे मिलेगा? तो वो बोले छठ में दिखाता हूं। उन्होंने सांप, जो कि दो टुकड़े हो गए थे सांप के, फन कुचल लिया था, उन्होंने सांप को पास पास रखा उनके शरीर को, और मंत्र किया, तो सांप एकदम अपने आप जुड़ गया, जीवित हो गया, और आराम फर्राटे से जंगल की ओर भाग गया। ये देख करके सर्वानंद हैरत में रह गए, अरे ये कैसे हुआ है? बोले कि मंत्र शक्ति से सब कुछ संभव है, लेकिन हाँ, मंत्र के साथ तुम्हें नाद की भी साधना करनी पड़ेगी, मंत्र और नाद की साधना। और सर्वानंद
नाद के महत्व को उस ऋषि से समझने लगे। और उसके बाद की कहानी मैं कल बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे उन्होंने नाद की साधना करी और यह मूर्ख व्यक्ति कैसे भारत के महानतम योगियों में से एक हुआ और कैसे उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये पूरी कहानी सर्वानंद की मैं कल आपको बताऊंगा। आधे घंटे इज एनफ, है ना। बातचीत के लिए आधे घंटे बहुत है, पर ये सर्वानंद की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुनना चाहिए। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में सर्वानंद जी की कथा बहुत अच्छे से गाई सुनी जाती है। और चूंकि मेरे खुद के 10वें गुरु है, इसलिए मेरा अंदर से बहुत भाव जुड़ा है उनके लिए। तो मैं कल पुनः आपको इसी कहानी का पार्ट 2 सुनाऊंगा, अगला भाग सुनाऊंगा। तो आप लोग सब इतने प्यार से हमें सुनने के लिए आए, आप सब लोगों का सच में बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं एक एक करके उन महान योगियों के बारे में बताऊंगा। जब आप जाओगे कभी बंगाल जाना, सर्वानंद के एक दो नहीं सैकड़ों आश्रम है। कोलकाता के 3 चौक पे सर्वानंद चौक है, वहां पे मूर्तियां लगी हुई है सर्वानंद की। लोगों को पता ही नहीं है सर्वानंद कौन थे, उनकी कहानियां क्या है। भरे हुए हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में सर्वानंद की कहानी। लगभग ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जो लोगों ने अपने बच्चे का नाम सर्वानंद नहीं रखा होगा। अभी भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 50,000 बच्चों का नाम सर्वानंद होगा। 50,000 बच्चों का नाम सर्वानंद होगा। तो जरा उस सर्वानंद के बारे में जानना चाहिए हम लोगों को कि ये कौन है, क्या है। तो मैं कल और आगे बताऊंगा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फाल्गुनी को बोलूंगा कि आज का समापन करें। जी गुरुजी, मैं सभी अपने गुरु भाई गुरु बहनों से कहना चाहूंगी कि ये सेशंस नाद योग की परंपरा से जुड़े हुए संतों की है। आप लोग आएंगे, आप लोग कथा सुनेंगे, तो आप लोग को भी जानकारी होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी गुरु भाई गुरु बहनों से, और जो भी नए न्यू ज्वाइनर्स हैं, आपको लगता है कि आप ये सेशंस किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको संतों की वाणी सुननी है, या जो जानना चाहते हैं कि हमारे इंडियन सेजेस कौन कौन से सेजेस हैं, किस किस परंपरा के सेजेस हैं। आई रिक्वेस्ट all the participants of today's session, kindly keep sharing these sessions. You are requested to join the social media channels of Ritan Vishi, so you just need to share the post. That will be very helpful. थैंक यू गुरुजी फॉर टुडेज सेशन। कल हम इसी समय वापस से जुड़ेंगे आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच। और ये एक पॉइंट और मैं आप सबको बताना चाहूंगी, ये सेशंस केवल कथा सीरीज है। आप लोग की जो भी क्वेरीज है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारी संडेज विद योगी राज की जो सीरीज चल रही है, आप मॉर्निंग 7 o'clock जुड़िए सेशन में, वहां आप अपनी क्वेरीज को पुट कीजिए। हमारे साथ प्रतीक व्यास जी जुड़े हुए हैं, संडेज विद योगी राज प्रतीक व्यास जी पूरा मैनेज कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप उनको सीधा मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ईच क्वेरीज विल बी एंटरटेन्ड इन द संडेज विद योगी राज। Thank you so much, Guruji. Thank you so much to all my Guru Bhai, Guru Behan for joining this session. I hope आप सभी लोग इस सीरीज के थ्रू बहुत सारी जानकारी एकत्रित करेंगे। हरिओम, प्रणाम।